अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। सानेहा 9 मई वाक़यात की गूंज 2 माह गुजरने के बाद अब भी यूं ही ताज़ा है जैसे ये कल ही का वाक़या हो। आज इस वाक़े पर कायम JIT ने अपनी रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म को 9 मई वाक़यात का ज़िम्मेदार करार दिया है। इस सिलसिले में वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला समेत मुतअद्दिद सीनियर वज़रा ने इस बात पर पहले भी जोर दिया कि यह वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ। यही नहीं, अस्करी क़यादत ने भी 9 मई वाक़यात को साजिश और इसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने से मुताल्लिक़ हर बार अपने मौक़िफ़ को दोहराया, जबकि खुद साबिक़ वज़ीर आज़म भी कई बार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जो कुछ हुआ वो अवाम का उनकी गिरफ्तारी पर गम गुस्सा था। और आज इन वाक़यात की तफ्तीश और तहक़ीक़ करने वाली JIT ने भी यही बताया कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जवेरिया जी बिल्कुल। और चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को इस दिन के लिए न सिर्फ तैयार किया बल्कि इस मज़मूम साजिश के लिए वो गुज़िश्ता कई माह से अपने कारकुनों के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे और जो हमला होना था उसकी तमाम तर साजिश जो थी वो तैयार की जा रही थी। मुल्क भर में जलाओ घेराव हुआ उसके बाद और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म खुद हैं। जबकि इसी 9 मई वाक़े की अगर हम बात करें तो इसके किरदारों को बेनकाब भी अब किया जा रहा है। हाँ जी, ये केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, बल्कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल रहे हैं, जिसकी आज अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। इसकी क्या तफसील है ये भी हम इस्लामाबाद से जानेंगे। इसके अलावा आज साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी साथी दस्तराज जनाब आज़म खान नैब रावलपिंडी के सामने पेश हो गए और साइफर सागा के बाद अब अल-कादिर ट्रस्ट की जो करप्शन कहानी है वो भी बयान करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है 9 मई वाक़यात JIT की रिपोर्ट पर। एक रिपोर्ट क्यों ना आपको दिखाऊं, पहले एक रिपोर्ट दिखाइएगा। 9 मई को यौम स्याह करार दिया गया। सब ने जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत, लेकिन ये पता ना चला कि कौन है शहरियों को अपने ही इदारों के खिलाफ उकसाने वाला। आज इस सवाल का जवाब मिल गया। पता चल गया कौन है सानेहा 9 मई का जिम्मेदार। पुलिस ने उस शख्स की खोज लगा ली। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। जी, चेयरमैन PTI ही थे जिनके उकसाने पर कारकुनों ने जलाओ घेराव किया, अहम तंसीबात पर हमला किया, शोहदा की यादगारों को जलाया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, जिसके मुताबिक 9 मई के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। पुलिस के मुताबिक कारकुनों को उनके कप्तान की तरफ से उकसाया गया। 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों पर भी 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुकला को दलाल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन पर मुकदमात दर्ज हैं। तो रिपोर्ट में आपने तमाम तर तफसीलात जान ली। कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नाम तो सबको तकरीबन मालूम था, लेकिन आज बाकायदा तौर पे ऐलान भी हो गया कि क्या नाम है। किस तरह से आप सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल देख रहे हैं? किसका नाम आ गया? साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम आज JIT ने कंफर्म किया है ना कायरा साहब। 9 मई के वाक़यात में जो चालान पेश किया कि यही कसूरवार हैं, मनसूबाबंदी थी, साजिश थी, प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन सब इन्हीं का था। जो आपका पहले दिन से मौक़िफ़ है वो आज JIT ने कंफर्म किया है, अनाउंस कर दिया नाम। तो आप क्या समझते हैं अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जो इंतखाबात का मरहला करीब आ रहा है, ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है? इसमें यकीनी तौर पर रिलीफ तो कहीं नहीं है साबिक़ वज़ीर आज़म। बात रिलीफ की तो है नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाया गया है और किसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात कही है तो उसको अदालत में जाके प्रूव करना चाहिए कि ये गलत है या सही है। हर बंदे को ये हक हासिल है और जो कुछ हुआ है उस पर बिलाशुबा सारी कौम परेशान और तकलीफ में है कि, और इस बात का कोई शक व शुबा भी नहीं है कि इसमें खान साहब ये कहें कि मेरे इल्म में या मैंने इस पे कोई मेरा रोल नहीं था, ये तो नहीं कह सकता। बल्कि वो तो कई बार एतराफ़ भी कर चुके हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे कि मुझे पकड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है रद्द हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने खड़े होकर ये बात की। लेकिन आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आज जो सिविलियंस के केसेस से मुताल्लिक़ बातचीत होती रही कमरा अदालत में, वहाँ के रिमार्क्स पढ़ें, फिर ये रिपोर्ट्स आप देखें, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट साइकिल है, सर्कल है, वहाँ जाके रिलीफ ही रिलीफ है। वहाँ वो नहीं है जो रियासत चाहती है या रियासत का कानून कहता है। कायरा साहब, रिलीफ ने नहीं चलना, ना किसी के जबर और जबर में चलना है, ना किसी की नफरत में चलना है। जो कानून है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। और ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है, बड़ी सूरत हाल ये दिलचस्प होती जा रही है। कायरा साहब,
लेकिन इसमें आप समझते हैं कि आज जो चीज़ें सेट हो जाएंगी, जो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, वो कल को बाकी सियासी जमातों के लिए भी होगा, और आप फिर बाकी तमाम लोग इस वक्त जो इत्तेहाद में हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन लकीर के इस तरफ हो, कब कौन उस तरफ हो। मेरे भाई, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे सूरत हाल का मुकाबला किया है, और इस मुल्क के अंदर इस तरह के कानून या सब इस तरह की चीजें हमारे खिलाफ हमेशा इस्तेमाल हुई हैं। लिहाजा हम कभी भी ऐसी चीजों को इनकरेज नहीं करते। यकीनन आपकी राय दुरुस्त है, लेकिन मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, जो कानून की मंशा है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, और अदालतों में आजादी से फैसले होने चाहिए। अगर किसी पे एलिगेशन है तो उसको ये हक हासिल है कि वो कानून की नजर में जाके अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले, और किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंतजामी तौर पे जो कोर्सिव मेजर्स है वो इख्तियार नहीं होने चाहिए। ठीक है कायरे साहब, जिस तरह से इन तमाम तर वाक़यात ने मुल्क की मईशत को डिस्टर्ब किया, इदारों की साख मुतासर हुई, खारजा ताल्लुकात भी मुतासर हुए, तो आपको क्या लगता है अजाला किस तरह से मुमकिन हो सकेगा इस सब का? ये तो जी कानूनी सवाल है। सवाल उठा, कानून ने अपना रास्ता लिया, कानूनी इदारों ने उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। अब उसका एक अदालती रास्ता होगा, इस पे कोई इंतजामी तो रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अगर वो बेगुनाह हुए और उनके पास सबूत हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे, और अगर उनके ऊपर लगने वाले इल्जामात सगासा ने साबित कर दिए तो फिर उसके लिए जो भी कुछ का जिम्मेदार होगा वो सजावार होगा। उसका जज़ा सजा क्या हो सकती है, मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे उसका अंदाजा नहीं है। ये सवाल, इसका जवाब कोई वकील कानून दे सकेगा। अच्छा कायरे साहब, आपका जो सियासी करियर है उसकी जो रोशनी है उसमें ज़रा हमें ये बताएं कि 6 सितंबर की जो तकरीब थी उससे साबिक़ आर्मी चीफ ने जब खिताब किया और बताया कि वो सियासत से लाताल्लुक़ हो गए हैं और दीगर जो ऐलानात थे, 9 मई के वाक़े के बाद आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदानों की इससे पहले गिरफ्त थी मामलात पे वो जूं की तू है, या आप लोगों ने एक स्टेप पीछे लिया और अब पोजीशन चेंज हुई है, मामलात मुख्तलिफ हुए हैं दोबारा से? देखिए, हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के इदारों को, ख़ास तौर पे हमारे दिफाई इदारों को, क्योंकि तवील अर्से तक वो खुद हुक्मरान रहे, सियासत के अंदर मदाखलत करते रहे, उन्होंने भी सीखा, हमने भी सीखा, ग्रेजुअली उन्होंने इस सारे अमल से पीछे हटने का फैसला किया। तो मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने हमेशा कहा कि ये किसी भी चीफ के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा, बड़ा इसको अमल दरामद कराना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमें अपने इदारों के सरबराहान को सपोर्ट करना है कि वो ये काम कर सके। अनफॉर्चुनेटली उससे मुतसादम काम किया गया, मुतसादम रास्ता इख्तियार किया गया। तो जो आप फरमा रहे हैं उसमें किसी हद तक सदाकत है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमारे इदारों को भी कोशिश करनी है, और वो कर भी रहे होंगे कि वो जितना जल्द मुमकिन है और जितना तक मुमकिन है वो फौरी तौर पे अपने आप को सियासी अमल से अलग रखे, इस तरह के तनाव और फसाद में ना आए। लेकिन ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि बजाय इसके कि हम अपने इदारों को सपोर्ट करते कि वो इससे पीछे हटे, हमने उनको और ज्यादा एलर्ज करके घुसेड़ लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इजाफी इसका आप ज़िमनी सवाल ले लीजिए कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा किसे हुआ? इस 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया और उसके साथ जो हो रहा है कानूनी रास्तों से, आप क्या समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी कौन है? नेचुरली जिसने प्लान नहीं किया लेकिन उसके हिस्से में चीज़ें चल के आ गई और आइंदा आने वाले दिन उसके हैं। सर, बेनिफिशरी इसका कोई भी नहीं है। इसका मुल्क भी, सियासी जमातें भी, इदारे भी, सब इसके नुकसान में है, क्योंकि इसका ओवरऑल हमारे कल्चर को, हमारे सियासत को, हमारे रियासती निज़ाम को नुकसान है। इसका कोई बेनिफिशरी नहीं। यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का कोई बेनिफिशरी हो भी नहीं सकता। कायरा साहब की बात यकीनी तौर पर बहुत दुरुस्त है। कायरा साहब, आपने तफसीलन बात की, वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पाकिस्तान की राय, और 9 मई के वाक़यात पर एक शख्स का नाम बड़ा खुलकर सामने आ गया, रोज़े रोशन की तरह आया है कि था कौन, बिल्कुल ऐसे वो जो दिमागों में था और सब जानते थे, लेकिन आज जो है वो नाम सामने आ गया है। 9 मई की अगर उबैद हम दिन की बात करें तो जो PTI के लिए यौम क़यादत था, बाद में यौम क़यादत बन के रह गया है। एक ऐसी क़यादत से क़यामत हो गया, क्योंकि 9 मई के बाद क़यामत आ गई। हाँ। और क़यादत जो है
वो चली गई, कारकुनान जाते गए, क़यादत अकेली रह गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जमात जिसका मिजाज कुछ कुछ इनकलाबी और कुछ रुमानी था, वो 180 दर्जे पर घूम गई और अपने ही मुल्क की जो तनसीबात हैं उन्हें जला डाला। सैकड़ों नौजवान गलत प्लानिंग की भीड़ चढ़ गए। उस दिन हुआ क्या, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के कसूरवार करार। क्या हुआ था ऐसा 9 मई को कि पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। करप्शन के कारकुन आपे से बाहर हुए, मुल्क में हंगामे फूट पड़े, दंगा फसाद। जब आप उस इत्तेहाद के सरबराह हैं। वो इत्तेहाद के उस इत्तेहाद के सरबराह नहीं है, हम पीडीएम के तो सरबराह थे जो कि इनएक्टिव हुई है। ये गवर्नमेंटल जो उसमें है अलायंस है, ये किसी और शक्ल में, इसमें पीडीएम से बाहर की जमातें भी हैं और इस वक्त जो है ना वो ड्राइविंग है सारे एक ही बैनर के नीचे। आपकी बातों को मैं सुनूं, पीपल्स पार्टी के बयानात को सुनूं, उधर से कराची से एमक्यूएम को सुनूं, पता चल रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने वाले हैं। ठीक है नसीर, वागा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वागा साहब, सेनेटर साहब की तो आपने तमाम तर गुफ्तगू सुन ली है, निज़ाम इंसाफ पे भी वो कह रहे हैं कि काफ़ी गिले शिकवे हैं। हाँ जी, वैद साहब ने जिस तरह सेनेटर साहब को, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेने दे, घेरा है। नहीं, घेरे से मुराद है आपने जिस तरह उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, मैं हैरान हूं कि वैसे तो वो लाजवाब हो, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराने वाला। बात यह है सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं कि निज़ाम अदल की सेनेटर साहब साथ ही हैं, अगर आपने सवाल करना हो आप भी कर सकते हैं, लेकिन निज़ाम मुझे ये बताएं, सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुन के आपको पता चला कि इस सारे मामले में एक तरफ से रोड़े हटके अगर वहां से काम हो रहा होता तो आज तक इंसाफ हो चुका होता, पता चल चुका होता, दूध का दूध पानी का पानी। अदलिया का निज़ाम जी उन्होंने खुल के कहा। मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये जेआईटी जो है, ये किसी चीफ जस्टिस के अंडर थी, किसी जज के अंडर थी, ये तो पुलिस वाले कर रहे थे। सर, वो जहाँ पे जज लगा के और इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो मामलात हो गए। जी वो और होते हैं ना, वो हो गए तो पुलिस वाले कर रहे थे ना। किसी जज ने जेआईटी को रोका तो नहीं ना कि आप ये काम स्लो करें या ना करें। अब आप कहें कि फिर ये डिले क्यों हुआ है? देखिए, जेआईटी वो पक्के सबूत ढूंढ रही थी जिनके तहत इमरान खान को प्रॉपर मुल्जम करार दिया जाए। ये कोई छोटा केस नहीं है। अभी आप कह रहे हैं उनको सजा होगी, वो नाअहल हो जाएंगे, बहुत कुछ आप बताएं, आपकी बसीरत क्या कह रही है, क्या सियासी मंजर? यकीनी तौर पे जो नजर आ रहा है, इमरान खान पर बहुत कड़ा वक्त आने वाला। साहब नाम नहीं लेना। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर कड़ा वक्त आने वाला है। अभी हफ्ता पूरा हो रहा है हमारा, आप चाहते हैं कि महीना ना हो, ऐसा ना करें। अच्छा, उन पे वक्त तो बहुत कड़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीजें नजर आ रही हैं, मैंने जेलों में बंद इस केस में 9 मई के जो नौजवान नस्ल के खास तौर पर जो लोग हैं, वैसे वहाँ बड़ी उम्र के भी बहुत लोग हैं, मैंने जेल विजिट की है और बहुत कम लोगों ने उनके डायरेक्ट इंटरव्यू किए होंगे, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। वहाँ उनकी चीखें निकल गई हैं। मैं नौजवान नस्ल की, वो अब कहते हैं कि हम मिसगाइड हो गए। हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको सच बता, वालिदैन बाहर खड़े होके हाथ जोड़ रहे थे, खुदा का वास्ता अब उन्हें वो बंदा नहीं मिल रहा जैसे माफ कर दे। कहते हैं खुदा का वास्ता हमारे बच्चों को किसी तरह से माफ कर दे, हमारे बच्चों से गलती हो गई। सिद्दीकी साहब, ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे लगता है कि उस नौजवान नस्ल जो डी ट्रैक हो गई थी, कम से कम हमें अपनी मुसल्लह अल्लाह अफवाज कि वो घर, वो तनसीबात, वो हमारा जीएचक्यू, उस पे तो कम से कम हमले से हमें ग्रेज करना चाहिए। मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। सेनेटर साहब, आपकी तरफ सवाल लेके मैं आया था। मैंने पूछना ये था कि आपकी मैं बातें सुन रहा हूँ, आप भी हुकूमत से गिले शिकवे कर रहे हैं जिसका आप हिस्सा भी हैं। पीपल्स पार्टी वालों से भी बात हो रही है, वो भी कुछ इसी तरह की लाइन एंड लेंथ लिए हुए हैं, मुत्तहिदा वाले भी कुछ इस तरह की बातें। पता चल रहा है कि आपने माहौल बना दिया, 90 दिन में इलेक्शन है, इससे आगे नहीं जा रहा काम। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। इससे ज्यादा आगे जाना भी नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि इससे बदनामी होती है और ये इंप्रेशन जाता है कमजोरी का, और ये कमजोरी का इंप्रेशन हम नहीं देना चाहते। वैसे भी बीइंग ए डेमोक्रेट जो मैं समझता हूँ कि जो भी लोगों का फैसला हो हमें एक्सेप्टेबल। लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, आप हुकूमत से तो गिले शिकवे कर रहे हैं, आप इस इत्तेहाद के सरबराही जमात से ताल्लुक़ है, इस इत्तेहाद में ऐसी क्या चीज़ रह गई जो फिर ये इंतखाबी इत्तेहाद में कन्वर्ट नहीं हो सका? आपके लिए ज़्यादा बेहतर ना होता कि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद भी होता इस सेग्रीगेटेड सोसाइटी को एक जगह करने के लिए? ये इसमें कम तर दर्जे में शायद ये मुमकिन हो सकता है कि जहाँ पे नजरियात जो है मिलते हों
वहाँ आपस में एडजस्टमेंट्स मुमकिन होती हैं, मगर बाज़ जगह पे जो है 180 डिग्री का जो है वो तजाद होता है। उसमें आप मिल मिला के हुकूमत तो कर सकते हैं, वो उस वक्त बाज़ मजबूरियाँ होती हैं जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मगर ये मुमकिन नहीं होता कि फिर आप जो है ना आपकी और उसके मंशूर में जो है 180 डिग्री का फर्क हो और उसके बावजूद जो है ना मुझे एक वो सवाल आप करना है। इलेक्शन इकट्ठे लड़ सकें। ठीक है वागा साहब, अच्छा सेनेटर साहब ये बताएं कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो आपकी जमात का क्या रद्द अमल होगा और आप लोगों ने क्या सोच रखा? देखिए हम कमिटेड हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन होंगे कहता है। और इस वो कमिटमेंट तो आइन तो पहले भी बहुत कुछ कहता था ना, जब प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन एक इसमें एक ज़िमनी सवाल ये कि इसके बाद मैं आपसे भी चाहूँगा इजाज़त लेना क्योंकि वक्त की कमी है। पंजाब वाला जो और केपी वाला जो मामला था उसकी वजह से एक रास्ता खुल नहीं गया कि 90 दिन से आगे भी इसको ले जाएं? आपके और तमाम सामने लोग बातें कर रहे हैं इस सवाल से। नहीं, उसमें ऐसा है कि पीटीआई ने जो कुछ किया 3 असम्बलियां 1 साल के अंदर तोड़ के उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और उस आलमी रिकॉर्ड का कायम होना जो है ना वो उस बात को दावत देता था कि वो इलेक्शन जो है ना वो उसमें उस लिमिट में ना हो। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन जो है ना इस तरह 20 मील में हुआ हो। पाकिस्तान सेनेटर साहब मुझे बड़ी हैरत हो रही है आपके इस जवाब पे कि उधर इलेक्शन का ना होना जो उसकी एक दलील है और जवाज़ है और इधर इलेक्शन वक्त पर हूँ, इसकी आप बड़ी जोर से बात कर रहे हैं, इसकी हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल वक्त की कमी है, अगर नहीं होगा तो ये क्या वागा साहब वक्त की कमी है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए ना सर प्लीज रीजन सुन लीजिए। ऐसा है कि आपके यहाँ पंजाब में एक डिवीजन की जितनी सीटें हैं हमारे बलूचिस्तान में पूरे बलूचिस्तान की उतनी सीटें उतनी है। यस, यहाँ से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि आप इलेक्शन पहले करवा दें, ये वफाकी सलामती का सवाल पैदा हो जाता है। यानी आपके यहाँ जो है ना वो 16 सीटें तो किसी एक डिवीजन में भी हो जाती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरे बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की जनरल सीट्स जो है ना वो 16 है। आपके यहाँ इलेक्शन का नतीजा जो है वो हमें किस तरह से डिस्टर्ब करता है ये हम बलूचिस्तान में बैठ के सोच सकते हैं। डोमिनेट करें। बहरहाल सेनेटर साहब वक्त की कमी है वरना आपसे मजीद सवाल भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। वागा साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अभी जाना नहीं है। मैं आपको एक वो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जी, एक वही वो रिपोर्ट जिसमें अमेरिका ने अपने मुल्क में फसादात का किस तरह से जवाब दिया। वो तो हम पहले कह चुके हैं कि ये तमाम ममालिक लंदन राइट्स का किस तरह से जो हम पे क्रिटिसाइज करते हैं और हमें ह्यूमन राइट्स का सबक देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही वो हमने बात नहीं करनी, हमने रिपोर्ट तमाम तफसीलात उसमें जी मौजूद हैं। दिखाइए। हादसे हुए मगर किसी लीडर ने फौजी तंसीबात पर हमले का नहीं कहा। कैपिटल हिल में जो सजाएं दी गई अगर वो जायज हैं तो यहाँ भी जायज। इसी तरह 2011 के लंदन हंगामों में मुलव्वस अफराद को पुलिस की जानिब से चुन चुन कर पकड़ा गया, सजाएं हुई, किसी को ना बख्शा गया, किसी को इंसानी हकूक के नाम पर कोई छूट ना दी गई और 1200 से जायद अफराद को जेल भेजा गया और लंबी लंबी सजाएं हुई। बरतानवी हुकूमत ने अपनी रेट को कायम किया। में उबैद आगे बढ़ते हैं। साइफर कहानी के बाद अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन स्कैंडल केस की बात करते हैं, जिसमें एक बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है कि साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान की गुमशुदगी के बाद पहली तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। आज़म खान नैब रावलपिंडी में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। उन्होंने कहा क्या, बयान क्या दिया, रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें तफसीलात जानिए। साइफर की कहानी बताई गई, अब खोले गए नए राज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में भी नई पेशरफ्त सामने आ गई है। गुमशुदगी के बाद साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की पहली तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है। जराये के मुताबिक आजम खान 1990 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में नैब रावलपिंडी पेश हुए थे। आजम खान ने अल-कादिर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करवाया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बयान रिकॉर्ड किया। खान ने नैब रावलपिंडी ब्यूरो को 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक हकाइक बताए। नैब ने सवालनामा भी दे दिया। आजम खान ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। आजम खान साबिक वजीर आजम और काबीना के फैसलों से मुतालिक दस्तावेजात के कस्टोडियन हैं। नैब जराये के मुताबिक आजम खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा। नैब की जानिब से अल-कादिर ट्रस्ट के सिलसिले में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी है। केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी नामजद हैं। अब एक और अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के हवाले से ये खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी एक तश्कील दे दी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MPM
और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी और कमेटी में सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से भी राब्ते में है। तो केयरटेकर सेटअप के हवाले से के क्या नाम होंगे निगरान सेटअप के लिए, इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून जो कि इस इत्तेहाद की बड़ी सियासी जमात है उसने अब एक कमेटी बना दी है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म की ही तकर्रुरी का मामला है और उस पर जब हुकूमत अपने नाम फाइनल कर लेगी तो मरहला आएगा अपोजिशन से इसको शेयर करने का। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज से मुशावरत शुरू हो जाएगी और मुशावरत जो है बताया जा रहा है अभी तक के अंदाज़ों के मुताबिक कि 1 अगस्त से बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। दोनों जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनके दरमियान बातचीत का आगाज़ होगा और उससे पहले हम खबर दे रहे हैं कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के जो नाम है उसे फाइनल कर लेगी। और फिर राजा रियाज भी ये बताते हैं कि वो भी 3 नाम सजेस्ट करेंगे, तो ये इस तरह से 3 नाम इधर के होंगे, 3 नाम उधर के होंगे और फिर उनमें से जो है कोई एक नाम फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अभी आज़म खान का जो इकबाली बयान है इस पे एक सवाल किया गया है फवाद चौधरी से कि उन्होंने कहा है कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से। उन्होंने इसका जवाब क्या दिया है, क्या रद्द अमल था उनका, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। हम हिस्सा ले रहे हैं आप जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो चौधरी सर ये बताएं, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको ओहदा नहीं दिया गया इस्तेकाम पार्टी में, इसकी क्या वजह? आपने खुद माजरत की। पार्टी का मेरा तो नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही, जब पॉलिटिक्स होगी तो देखिए। आप इलेक्शन को देख रहे हैं, आप इलेक्शन देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? कंटिन्यू ये निगरान सेटअप करेगा या आईजी शहबाज शरीफ साहब करेंगे? जब आपने पंजाब में यूपी में इलेक्शन नहीं, एक 90 दिनों में जो आइन की शिफ्ट थी वो खत्म हो गई, तो फिर आप जब मर्जी करें। आपका पीटीआई से कोई रब्ता, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मेरा कोई रब्ता नहीं। तो ये सूरत हाल फवाद चौधरी से पूछा कि आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने अदालत में, क्योंकि अदालत में थे तो उन्होंने राइट लेफ्ट देख के कहा मुझे नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन मसला ये है कि अदालतों में ढूंढते रहे और इस वजह से इनको नज़र नहीं आ रहे। छोटी सी बात, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इस्तेकाम पार्टी के जो जितने भी आप कह दें कि मेंबर्स हैं काफ़ी खामोश नजर आते हैं और खुल के बात नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, ये तो उसी दिन नाराज थे ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बहरहाल आज ये सियासी खबर है, मैं आपको आज की एक अच्छी खबर देता हूँ। 15 माह में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंद तरीन सतह पर आई है। ज़बरदस्त तेज़ी आज के दिन देखने में आई। कारोबार के अख्ताम तक 522 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और यूं 100 इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ये गुज़श्ता 15 माह का हाईएस्ट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर मजमूई तौर पर 338 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ और 197 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा, जबकि 120 के शेयर्स में कमी भी देखने में आई। तो जो मुआशी आशारिये हैं वो ये बता रहे हैं कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो सेंटिमेंट है मार्केट का उसका चेंज होना बड़ा ज़रूरी था, ख़ास तौर पर IMF डील के बाद, सऊदी अरब से आने वाले पैसों के बाद और UAE और चीन की मदद के बाद। तो बहरहाल आज की ये बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबर है, ज़बरदस्त खबर है। लेकिन उबैद, एक बार फिर से हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल था। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मोहलत मांगते हुए कुलभूषण केस का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बहुत मोहतात रहकर गौर की जरूरत है। हमें ऐसे चलना होगा कि मुल्क की पोजीशन मुतासर ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 1 माह मोहलत मांगने पर बेंच मुशावरत करेगा। आइंदा समाअत की तारीख मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल करेंगे। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत हो रही थी। अहम सवाल था कि जो इसमें मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको जमानत मिलेगी या नहीं, अपील का हक मिलेगा या नहीं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स थे जो कि सामने आ चुके हैं और इन रिमार्क्स की खासी अहमियत भी होती है जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से दिए जाते हैं। आज की जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है उस हवाले से हम अपने जो नाजरीन हैं उनको अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इंतहाई अहम मामला है। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा या नहीं। 6 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले को सुन रहा है और इन्हें अपील का हक मिलेगा या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है जो अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। उन्होंने 1 माह की मोहलत मांग ली है। और अभी शामिल करते हैं सुपर 20। चेयरमैन PTI जलाओ घिराव के तमाम मुकद्दमात में कसूरवार करार, लाहौर पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी में पेशी, नैब टीम की पूछताछ। असद उमर को भी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिलीफ मिल गया। 8 अगस्त तक अबूरी जमानत में तौसील।
मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे, चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। 9 मई के मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 माह की मोहलत मांग ली। साइफर के झूठे बयानिए से पाकिस्तान की साख खराब की गई, वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी, इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत तेज, अपोजिशन लीडर राजा रियाज का निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देने का फैसला। ज़राअत तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वज़ीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। IMF से मुआहदे की तफसीलात ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। वकील कत्ल केस की FIR को कलअदम करार देने की केस में अहम पेशरफ, चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, लाहौर में घने बादलों का राज। दरियाए सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद, हैडगंडा सिंगवाला में पानी की सतह 19 फीट तक पहुंच गई, मुल्का देहातों की शाहराहों पर पानी चढ़ना शुरू हो गया। पानी का ज़िया रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान जरूरी है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पानी के ज़िया को रोकना होगा। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का प्रोग्राम शुरू, लाड़काना के 5000 सैलाब मुतासरा खानदानों को घर मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की, सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, सेहतियाबी के लिए दुआ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता, OIC से सख्त इक़दामात के मुतालबे पर इत्तफाक। बाड़ा में खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 1 हफ्ते पहले रावलपिंडी से चोरी हुई, पुलिस के मुताबिक मालिक हमजा ने FIR दर्ज कराई थी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 35 पैसे सस्ता, बैंक्स में डॉलर का 285 रुपये 50 पैसे में लेन देन, ओपन मार्केट में 279 रुपये का फरोख्त हो रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई, शाहीन आज आराम, कल से प्रैक्टिस करेंगे। श्रीलंका से दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से खेला जाएगा। बैक टू द न्यूज़ रूम। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे तो वैध हम बात कर रहे थे, अब जरा कराची का रुख कर लेते हैं। कराची की सियासत कहाँ तक पहुंची है? हालिया बरसों में पाकिस्तान का जो मौशी हब है कराची, सियासी सूरत हाल में कुछ अहम तब्दीलियाँ यहाँ पे रूनुमा हुई हैं और सियासत के अलावा कराची की जो आवाम है उनकी बका की जंग में कई मुश्किलात हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम जो मसला है वो मरदमशुमारी का है। अगर हम 2017 की मरदमशुमारी की बात करें तो कराची में सियासी जमातों के दरमियान बदतरीन इस पर इख्तलाफ पाया गया और कशीदगी भी देखी गई, लेकिन अब 2023 की मरदमशुमारी कराची की सियासी जमातों और अवाम को मुतमईन नहीं कर सकती। इसका बड़ा बुनियादी सा मसला अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो कराची में अगर लेट से 100 लोग रह रहे हैं तो 80 गिने जाते हैं, 80 के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब उस 80 के पैसों में 100 लोगों को कैसे पूरा किया जाए? फिर एक मसला और आ जाता है। कराची को चलाने के लिए या तो MKM है, अगर MKM जीत जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं। तो फिर वसीम अख्तर साहब आपको याद होगा जब मेयर थे तो वो फिर ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है और इसको सुलझाने के लिए हमारे पास कोई और नहीं बल्कि फयाज कायम खानी साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। फयाज भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसला ये है कि कराची में लोग बहुत हैं, बस गिने नहीं जा रहे। क्या वजह है? हाई राइजेस में रह रहे हैं और आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में रहते हुए आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, क्या वजह है? तासीर क्यों कम हो गई इस इत्तेहाद की? देखें, तमाम बातें तो आप दोनों ने ही बोल दी हैं, मेरे लिए बोलने के लिए छोड़ा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो बातें आपने कही है बिल्कुल वजह कही। ये कोई आज का मसला नहीं है, ये 1951 से मसला चला आ रहा है। 1951 की मरदमशुमारी में भी यही किया गया था, 1961 की मरदमशुमारी में भी यही किया गया था, 1972 की मरदमशुमारी में भी यही किया था। जब भुट्टो साहब ने बुलवा के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के DG को
कि 35 लाख करना है, ऊपर ना करना कराची की आबादी। आज देखें, बात सुने, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा एक तंजीम है, वो कह रही है कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ से कम की नहीं है। ठीक है, चले ये मान लेते हैं। और भी तो पैरामीटर्स हैं, और भी पैरामीटर्स हैं नापने के। 92 में करीब फ्लोर मिल्स हैं कराची के अंदर। ठीक है, पानी कितना आ रहा है, लोग कितने रह रहे हैं, तमाम चीजों का एक कैलकुलेशन हो सकती है अगर ये करना चाहे नेक नीति से। कराची की देखो, अभी क्या हुआ है कि ये 9 अप्रैल में ये लोग बंद कर रहे थे मरदमशुमारी 1 करोड़ 40 लाख पे, जो कि 2017 से भी 20 लाख कम थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी आवाज आ रही है आपको? जी सर। फयाज भाई, इसमें बड़ा एक हैरानकुन बात मेरे लिए पता है क्या थी, क्योंकि एज अ कराचीआइट मुझे जब ये पता चला कि कराची और हैदराबाद की जो आबादी का फर्क है उसमें बस थोड़े ही बंदों का कम मार्जिन रह गया है, तो मैंने 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। 8 लाख का, हाँ, मतलब हैदराबाद को हम सभी जानते हैं और कराची की आबादी भी सामने है, ये हजम नहीं हुई थी बात मुझे। अच्छा फिर देखें, अब सबसे बड़ा जो एक बड़ा मसला इसमें ये हुआ है कि जो मरदमशुमारी बुनियादी तौर पे वफाक की जिम्मेदारी है, आप भी जानते हैं इस बात को। इन्होंने क्या किया इस मरदमशुमारी में, चलो डिजिटली हुई तो हमारी वजह से हुई, 5 साल बाद हो रही है तो वो भी हमारी वजह से हो रही है। वफाकी हुकूमत ने ये सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया। सिंध गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके हवाले कर दिए गए मरदमशुमारी। जो सिंध की इस वक्त डायनेमिक चल रही है, जो सिंध गवर्नमेंट 15 साल से जितने भी मुतासिबाना उसके फैसले हैं, कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डीसी, एक लोकल नहीं है, 100 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर है, वो लोकल नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही मरदमशुमारी करवाएंगे ना। लाड़काना की आबादी तो 26% बढ़ गई है, कराची की आबादी 4% बढ़ेगी, 140 क्लोज कर दिया। साहब, मैं ये जो आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीसीज की बात की ना, चलें इसको ज़रा ना, मैं चाहूँगा अब हम इस पर ज़रा तफसील से बात करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्यों ना लोगों की राय सुनवाऊँ, लोगों के क्या जज्बात हैं इस मरदमशुमारी लेकर, उनके वसाइल को लेकर, लोगों की ज़बानी सुनते हैं, फिर फयाज साहब से कुछ बात करते हैं। लोग भी जो हैं वो सरापा एहतजाज है, सुन लेते हैं क्या कहते हैं। मेरी राय है कि मरदमशुमारी दोबारा से होनी चाहिए और उसी के हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए, वरना इसके पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएंगे। इसमें जो है हमारा कसूर भी थोड़ा सा है और गवर्नमेंट की नाअहली भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इलाकों में जो है जब मरदमशुमारी होती है, बहुत सारे लोग जो है वो कन्वीनियंट वे में बताते नहीं हैं कि हमारे घर में कितने अफराद हैं, कितने नहीं हैं, जो कि प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर मरदमशुमारी यहाँ पर सही हो तो फिर प्रॉपर निकल कर है कि यहाँ पे कितनी आबादी और उसी हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए। हमारे को पूरा गिना जाए, उस हिसाब से हमारे को हमारे मैंडेट पूरे मिल जाएंगे। अब हमारी कैबिनेट यहाँ सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में बात जाती है, उसके आगे ख़त्म हो जाती है। जिस जगह हम रह रहे हैं ना, उस जगह तो कभी आज तक वो आए ही नहीं है लिखने के लिए कि कितने अफराद हैं, कितने कुछ हैं। तो ये है सूरत हाल। आपने देखा जवेरिया किस बेहतर अंदाज से कराची के शहरी अपने मसाइल को बयान करते हैं। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात के लोगों के जो शिकवे शिकायतें हमने सुन ली, एमक्यूएम ने वजीर आजम साहब को भी अपनी शिकवे शिकायतें जो हैं वो पहुंचाए थे और उन्होंने कहा था कि हम इसको देख लेते हैं, और उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई थी। तो ज़रा आप बात कर लेते हैं फयाज साहब से। फयाज साहब, कहाँ तक पहुंची वो यकीन दहानी जो वजीर आजम की जानिब से कराई गई थी? देखिए, यकीन दहानी की जहाँ तक बात है, हम एक दफ़ा नहीं मिले, हम कई दफ़ा वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, एहसन इकबाल से भी मिले हैं, हम इदारा शुमारियात के जो डीजी साहब हैं उनसे भी मिले हैं। ठीक है, हमने चार दफ़ा डेट एक्सटेंड करवाई है। जब 191 का फिगर आया है, 1,91,00,000 का फिगर आया, वरना ये तो 140 में क्लोज करने को तैयार हो गए थे। अभी आपने देखा अवाम के व्यूज लिए, जो कराची के अवाम बाशऊर है, कराची के अवाम को मालूम है। अभी एक आपके उसने ये बात कही है आप ही के प्रोग्राम में कि जी नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात हो। अब एमक्यूएम का स्टैंड है पूरे पाकिस्तान में, तमाम सियासी जमातों में वाहिद स्टैंड एमक्यूएम का है। ये बराह रास्त इंसानी हकूक का मसला है। आप गौर तो करें, 2017 के अंदर 20 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की। ठीक है, आज 25 करोड़ है, 5 करोड़ का फर्क आया है। 5 करोड़ का फर्क आ गया है। 5 करोड़ में चलो 50% आप लगा लो, 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग तो 18 साल से ऊपर के होंगे। लेकिन क्या है, अब इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे भाई, फिर ये इंसानी वो तो 2.5 करोड़ लोग रह गए हैं वोट डालने से या इलेक्शन लड़ने से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारी अदालतें जो है ये जो है एक आदमी मुफाद के लिए तो रातों को खुल जाती हैं, और 5 करोड़ लोग जो है सफर कर रहे हैं, वो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई अगर 4 महीने डिले भी हो जाएगा इलेक्शन, 3 महीने डिले हो जाएगा हल्का बंदियों में, तो क्या कयामत आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर?
क्या क़यामत आ जाएगी? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने ये रास्ता आपको दिया है, लेकिन पंजाब जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं वो इस तरफ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन को तो कल फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि 4 महीने में हम इसको कर सकते हैं कि हल्का बंदियां नहीं हो जाएं। हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? 4 महीने 5 महीने में नहीं तो आप हुकूमत को मना लेना। हुकूमत क्यों आएगी इस तरफ ना? क्या हमने कल ही वज़ीर आज़म को बात बोली है, ये कल ही बोली। अच्छा, इसके अलावा वोटर लिस्ट का भी मसला चल रहा है। वोटर लिस्ट कराची के अंदर इस तरह बिगड़ी हुई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, एक घर के अंदर 4 अफराद है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके नाम है। आप पोलिंग स्टेशन ढूंढते फिरेंगे। फयाज भाई इस बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जिस तरह की सीधी वोटर लिस्टों की आपको आदत थी, अब वैसी वाली भी तो नहीं मिलेंगी ना। नहीं, हमने देखा ना, ये तो आप हंस रहे हैं, वो मेरे लिए इतना ही काफी है। सुनी सुनाई बात नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। बात ये है, चले ठीक सर, है, ये तो ये मैं कह सकता हूँ, ये देखी दिखाई है। मेरे केस में तो ये देखी दिखाई है। अच्छा देखे ना, मेरी बात सुने, 2018 का तो तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक है ना कि फेयर इलेक्शन थे, ठीक है। वो हमारे साथ ज्यादती क्या हुई वो एक अलग मैटर है। उसमें तो एमक्यूएम ने किसी किस्म की कोई धांधली नहीं की है ना। 8 लाख से ऊपर वोट लिया हमने कराची के अंदर। हम ये कहते हैं, हमारा मानना ये है कि कराची की आबादी में अब 40 लाख का इजाफा हो गया तकरीबन, ठीक है। 35-40 लाख के वोटर बढ़ गए हैं। अब वो कम से कम आप मरदमशुमारी को नोटिफाई करें और उसके ऊपर हल्का बंदियां करवा दें। इसमें एमक्यूएम ये उनकी कानूनी आईनी मुतालबा है। ये बराह रास्त मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही फयाज साहब, आप तकरीबन तमाम ही हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और अभी मेरी कुलीग ने जवेरिया ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यकीन दहानी, वज़ीर आज़म ने भी। आपकी तो पूरी जमात चली यकीन दहानियों पे है, इसके अलावा तो बेचारी चली नहीं है। इधर भी यकीन दहानी कमेटी बन गई, उधर असम्बली तहलील हो रही है। अब आपके पास रह का क्या गया है? आप इस मरदमशुमारी के इशू को लेकर जब कराची में इलेक्शन कैंपेन करेंगे, आपका जो मद्दे मुकाबिल है इस वक्त, उसका मेयर भी है कराची में, उसने वहाँ पर तरक्याती कामों का ढेर लगा दिया है, वो जो आखिरी बार मुस्तफ़ा कमाल के दौर में होते थे। अब आपके पास क्या है सेल करने के लिए कराची में ऐसा, जिसमें आपको लगता है कि 2018 के इलेक्शन का भी अदाला हो जाएगा, पीपल्स पार्टी के मेयर को भी आप क्रॉस कर जाएंगे और आप जीत जाएंगे इलेक्शन? और यही मेरा सवाल था, क्योंकि वक्त अब कम रह गया मेरे ख्याल में, आगे प्रोसीड करना होगा। किस तरह से प्रोसीड करेंगे सर? बिल्कुल, देखें बात सुने, जहाँ तक आपकी बात है, हमारे मध्य मुकाबिल जो है उसका मेयर भी है, और वो है उस मध्य मुकाबिल का जो ये मेयर है वो 3.25% का है, सिर्फ 3.25% का है। एमक्यूएम इस मुकाबले में नहीं थी, इसके बावजूद 3.25% का आप 0% पे आप गए नहीं बल्दियात में। हम 0% पे 97% तो बाकी है। हमारी ही अपील पे बाइकाट अवाम ने किया ना। फयाज भाई वक्त की कमी है, वरना यकीन करें हम बल्दियात वाले मामले पे सिटी काउंसिल में भी खुल के बात करते। वक्त कम है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जी सूरत हाल, कराची के शहरियों को सही से गिना नहीं जा रहा और ये एमक्यूएम का मसला है, उस पर एहतजाज भी हो रहा है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। हाल के बाद मौसम की जरा बात कर लेते हैं। न्यू कराची में ही मानसून की पहली तेज बारिश के साथ नाले उबल पड़े हैं। कराची जिसके मसाइल होने का, जी हाँ बिल्कुल, नाम ही नहीं ले रहे। और ये कहा जा रहा है कि पानी जमा हो गया है, गटर का गंदा पानी है, जिसकी वजह से शहरियों को जाने फिरने में मुश्किलात हैं। बारिश के बायस नागिन चौरंगी से पावर हाउस तक शदीद ट्रैफिक जैम है। तो कराची मरदमशुमारी से आगे भी उनके मसाइल ये हैं कि बारिशें होती हैं जब, तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, गटर उबल जाते हैं और नालों की सफाई की हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दावे होते हैं कि मानसून से पहले तमाम तर इंतजामात हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जो तमाम तर दावे और बातें हैं वो धरी की धरी रह गई हैं और मानसून की बारिशों से मुश्किलात हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कराची की सड़कें हैं वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं और शहरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आने जाने में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अब इंटरनेशनल राउंड अप। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में आधे के दौरान ज़लज़ले के 3 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 और ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस्लामोफोबिया बरतानिया में बढ़ने लगा। एक तहकीक के मुताबिक बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में 2 गुना इजाफा हुआ। नफरत अंगेज़ वाक़यात के 1/4 से ज़ायद वाक़यात शाहराहों पर पेश आए। रूस ने यूक्रेन की अहम बंदरगाह के करीब अनाज के ज़ख़ीरे पर मिसाइल बरसा दिए, जिसकी वजह से 60,000 टन गंदम तबाह हो गई।
तो दुनिया भर से कुछ मुख्तलिफ और मुख्तसर ख़बरें आप जान चुके हैं। बहरहाल इससे पहले हम जो कराची के मसाइल हैं उसकी बात कर रहे थे और इसके साथ ही जो हमारा न्यूज़ रूम है आज का, उसका वक्त ख़त्म हो गया है। सिर्फ आज ही का नहीं उबैद, इस हफ्ते का भी। अब इंशाल्लाह नाज़रीन से हमारी अगले हफ्ते मुलाकात शाम 5:03 पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।